हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्पिरेंस एनवायरनमेंट। एंड आपको जैसे कि पता है, कल हमने कौन सा ये किया था टॉपिक, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। ठीक है, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया था। और जो आज का है वो भी कंपनीज रूल है, बट वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो वो हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो मैं फटाफट आपको थोड़ा रिवाइज़ करवा देती हूँ कि चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में मेजर क्या था कि एक तो ट्रेड मोनोपोली जो थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई ईस्ट इंडियन कंपनी की। और जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स मर्चेंट को अलाउ कर दिया था कि वो यहाँ पे आके फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं। उसके अलावा क्या हुआ था, जो टी है और चाइना के साथ जो ट्रेड है वो कम्प्लीटली मोनोपोली था विद द ईस्ट इंडियन कंपनी, वही कंट्रोल कर रही थी। ठीक है, उसके अलावा जो ये क्रिश्चियन मिशनरीज दे वर अलाउड टू कम इन इंडिया। ठीक है, एंड इनलाइटेंड पीपल। उसके बाद वेस्टर्न एजुकेशन इन्होंने स्प्रेड करनी शुरू कर दी। एंड लोकल गवर्नमेंट्स को अलाउ कर दिया कि वो जो टैक्सेस हैं वो ऑथराइज कर सकते हैं। ठीक है, और इफ़ एनीबडी इज़ नॉट विलिंग टू पे एनी टैक्स, दे कैन पनिश। ठीक है, सो ये सब था इसमें चार्टर्स एक्ट में 1813 में। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमने चार्टर एक्ट आज स्टार्ट करना है वो है 1833। ठीक है, सो दिस वाज द फाइनल स्टेप टूवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन। ये जो है ना पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, कि दिस वाज द फाइनल स्टेप टूवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन ऑफ, ठीक है, दिस वॉज द फाइनल स्टेप टूवर्ड सेंट्रलाइजेशन ऑफ ईस्ट इंडियन कंपनी। ठीक है, इन ब्रिटिश इंडिया। अब इसको ना हम, बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है कि आप ब्रिटिश इंडिया बोलेंगे। ठीक है, तब जब तक ब्रिटिशर्स का राज था हमारे इंडिया में। ओके, सो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि एक तो गवर्नर जनरल बंगाल है, बहुत इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे पॉइंट है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था ना, दैट वाज कम्प्लीटली ये इज़ गवर्नर जनरल ऑफ, दैट वाज कन्वर्टेड टू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया तो जितनी भी सिविल एंड मिलिट्री पावर्स थी वो सब क्या आ गई, इसके अंडर आ गई। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जितनी भी सिविल एंड मिलिट्री पावर्स है वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास आ गई थी। ठीक है, उससे पहले भी जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, जो कॉर्नवेल्स था, उसने भी ये चीज़ बोली थी कि जितनी भी पावर्स हैं वो सारी मेरे पास होनी चाहिए, जो सिविल एंड मिलिट्री पावर्स मेरे पास होनी चाहिए, ओवर राइडिंग पावर्स होनी चाहिए ओवर द एग्जीक्यूटिव एंड प्रोविंशियल स्टेट्स। तो ये सब जो मांगे थी वो पूरी हुई। ठीक है, पिछले जो चार्टर में हमने पढ़ा, पिछले एक्ट्स में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को सारी सिविल एंड मिलिट्री पावर्स दे दी गई। तो यहाँ पे क्या हो गया, वही सेंट्रलाइजेशन डेफिनेटली, क्योंकि एक ही बंदा है जो पूरे इंडिया को कंट्रोल करेगा और उसी के रूल्स रेगुलेशन सब होंगे। ठीक है, सो next, the government of India having authority for the first time over the entire territorial area possessed by British in India। ठीक है, अब ये इम्पोर्टेंट यहाँ पे देखो, ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन हो गया, वैसे फिर भी पूछ लिया जाता है कि ये जो लॉर्ड बेंटिक है, लॉर्ड बेंटिक, विलियम बेंटिक, ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इस चार्टर एक्ट में जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना वो विलियम बेंटिक बना। उसके बाद इट डिप्राइव द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर्स। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये बन जाता है कि गवर्नर पहले तो सब ऑर्डिनेट थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। अब क्या हो गया, इनके जो जितने भी लेजिस्लेटिव पावर्स है ना वो भी बिल्कुल डिप्राइव्ड हो गए, मतलब दे वर कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, जितने भी लेजिस्लेटिव, और डेफिनेटली गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का मतलब ये है कि सारे रूल्स वो बनाएगा। अब ये तो बिल्कुल ही मतलब कुछ कर नहीं सकते थे, दे कुड नॉट डू एनीथिंग विदाउट आस्किंग और हैविंग एनी परमिशन फ्रॉम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं वो इनके हाथ से निकल गई। तो द लॉ वॉज मेड अंडर द प्रीवियस एक्ट कॉल्ड रेगुलेशंस। अभी जो लॉज थे वो प्रीवियस एक्ट्स जो थे, ठीक है, उनके थ्रू बनाया गया और इनको बोला गया रेगुलेशंस। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के हक में जो लॉज बनाए थे दे वर रेगुलेशंस, तो रेगुलेट करने के लिए वो ही आगे था।
एंड दोज लॉज विच वर मेड अंडर दिस एक्ट दे वर कॉल्ड एक्ट्स। ठीक है, अब वो तो जो रेगुलेशंस थे, ठीक है, वो रेगुलेट करने के लिए थे। अब क्या था, एक्ट बन गए। जब एक्ट बन जाता है तो वी नो दैट आज भी अगर एक्ट बनता है तो एक्ट अपने आप में एक बहुत परमानेंट जो है लॉ होता है। ठीक है, अगर एक्ट बन गया तो वो सबको करना ही पड़ेगा। ठीक है, उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं किसी और बिल के अंदर, बट उसी बिल के अंडर हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमें और कोई बिल पास करना पड़ेगा और उसको मॉडिफिकेशन उसकी करनी पड़ेगी, तो जाके वो चेंजेस आते हैं। इसलिए एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट परमानेंट एक तरह से हो जाता है। तो इसके बाद जितने भी लॉज बन रहे थे वो सब एक्ट के अंदर थे। ठीक है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑलमोस्ट मतलब उन्होंने अपना कब्ज़ा करना शुरू कर दिया था यहाँ पे। उसके बाद देखो, इट एंडेड द एक्टिविटी ऑफ ईस्ट इंडियन कंपनी एज कमर्शियल बॉडी। ठीक है, अब क्योंकि कमर्शियल बॉडी क्या है, मर्चेंट सारे आ रहे हैं। ठीक है, वहाँ से मर्चेंट्स आ रहे हैं ब्रिटिश से, और उसके बाद जो मर्चेंट्स आ रहे हैं तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास कोई ट्रेड का कोई रहता ही नहीं है। ठीक है, उनके पास फंक्शन, तो डेफिनेटली वो क्या करेंगे, लेजिस्लेटिव बॉडी बन गई, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई। ठीक है, तो इट वाज कम्प्लीटली प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी और कंप्लीट टेरिटरी। ठीक है, उसके बाद देखो, चार्टर्स एक्ट जो है of 1833 attempted to introduce a system of open competition for selection of civil services। so ये बहुत important है, जो ये वाला एक्ट है ना, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, it attempted, ठीक है, it attempted to introduce the system of open competition, ठीक है, for selection of civil services। ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बट एक इसमें जो बहुत थोड़ी नेगेटिव थी फॉर इंडियंस, वो था कि दे शुड, बोला तो गया था दैट दे शुड नॉट बी डिबार्ड फ्रॉम होल्डिंग एनी प्लेस, ऑफिस एंड एम्प्लॉयमेंट अंडर द कंपनी। However, this provision was negated after opposition from the court of directors। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसके अगेंस्ट थोड़ी आपत्ति जताई। ठीक है, देवर रिफ्रेनिंग फ्रॉम अलाउइंग इंडियंस टू बिकम सिविल सर्विसेज और टू बिकम सिविल सर्वेंट। ठीक है, एंड टू क्लियर द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। तो इसलिए इंडियंस को ना ये चीज़ थोड़ी अलाउ, इससे थोड़ा डिबार किया गया। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाता है कि हमारा फिर एक और चार्टर एक्ट पास होता है जो कि 1853 है। ठीक है, अब 1853 एक्ट में ना क्या है कि ये लास्ट एक्ट है। ठीक है, पास्ड बाय द ब्रिटिशर्स पार्लियामेंट। ठीक है, सो ये जो इम्पोर्टेंट है ना, ये जो है ना, ये क्या था, दिस वाज द लास्ट सीरीज ऑफ चार्टर एक्ट। ठीक है, इसके पहले क्या था, ये सारे एक्ट्स थे, चार्टर एक्ट थे। ठीक है, उसके बाद जो है ना वो अलग अलग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, काफ़ी सारे डिफरेंट एक्ट्स आने शुरू हो गए। तो यहाँ पे क्या है, इट वाज अ सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो रूल्स हैं, एक तरह से जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, ठीक है, वहाँ उसके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को डिपिक्ट करते हैं और हमको वो मानने पड़ते हैं। सो सिमिलरली यहाँ पे भी ना एक परमानेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा वो स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, सो नेक्स्ट मूव ऑन टू इट फीचर्स। क्या है इसके 1853 के फीचर्स क्या हैं, तो बहुत इम्पॉर्टेंट बन जाता है ये लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव जो फंक्शंस थे ना गवर्नर जनरल्स काउंसिल के। ठीक है, अब देखो पहले क्या था कि एक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था और एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल था, 5 मेंबर थे टोटल। अब क्या हो जाता है कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल को अलग कर दिया और लेजिस्लेटिव को अलग कर दिया। ठीक है, अब ये दोनों अलग अलग सेपरेशन होगी। ठीक है, अब देखो लेजिस्लेटिव क्या है वो बैठ के करेंगे। ठीक है, एग्जीक्यूटिव क्या एग्जीक्यूट करेंगे, कोई भी लॉज वगैरह वहाँ पे ग्राउंड लेवल पे वो सब एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, सो इट प्रोवाइडेड फॉर द एडिशन ऑफ 6 न्यू मेंबर्स। तो ये एक थोड़ी और दूसरों को अपॉइंटमेंट की वो दी गई कि उनको अपॉइंट किया गया सबको और उनको मौका दिया गया कि वो यहाँ पे आएँ। तो क्या था, गवर्नर जनरल
6 मेंबर्स न्यू जो थे वो काउंसिल में ऐड किए गए, लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऐड किए गए, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट था। उसके बाद इट सेपरेटेड द गवर्नर जनरल्स लेजिस्लेटिव काउंसिल विच केम टू नोन एज इंडियन या सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का जो काम था ना, वो बिल्कुल मतलब थोड़ा रह गया और वो बहुत सब ऑर्डिनेट हो गए टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया प्लस इट्स 6 मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल थे। नीचे क्या था, जो नीचे लेवल में क्या था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे, ठीक है। तो कोई भी काम था वो लेजिस्लेटिव काउंसिल प्लस गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के बिना कि उनकी परमिशन के बिना नहीं होता था, ठीक है। दैट दिस वाज द इम्पॉर्टेंट जो इनका स्टेप था, ठीक है, टू कंट्रोल ओवर द होल टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसमें ये हो गया। तो इसको क्या बोल देंगे, डेफिनेटली अगर ऐसा हो रहा है तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बोल दिया गया। और ये जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो ये है जो काउंसिल है एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वो मिनी पार्लियामेंट बन गया, ठीक है। और ऑलमोस्ट जितने भी प्रोसीजर्स है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट जैसे ही प्रोसीजर होने शुरू हो गए, ठीक है। ऑलमोस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी जैसे होती है, जैसे आज भी हमारे इंडिया के पार्लियामेंट है, वैसे ब्रिटिश का पार्लियामेंट था उस टाइम। एंड उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बाकी। इट इंट्रोड्यूस एन ओपन कंपटीशन फॉर द सिलेक्शन ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स। ये पहले भी हुआ, ठीक है, यहाँ पे भी ओपन कंपटीशन स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, इसके लिए ना कि दोबारा सिविल सर्वेंट्स की जो ओपन कंपटीशन रखवाया जाए, उसके लिए ना लॉर्ड मैक्यूले, बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड मैक्यूले कमेटी जो अपॉइंट की गई थी फॉर इंडियन सिविल सर्विसेज, ठीक है। और ये कब की गई थी, 1854 में। 1854 में तो की गई थी, बट कौन से चार्टर में है, ये कई बार पूछ लेते हैं कौन से चार्टर में ये था। सो ये था चार्टर एक्ट ऑफ 1853 और कमिटी पास हुई 18 द मैक्यूले कमेटी, जो मैंने आपको बताया कि स्पेशली कमिटी ऑन इंडियन सिविल सर्विसेज थी, ठीक है, और ये अपॉइंट की थी 1854 में। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट हमारा आता है, इट एक्सटेंडेड द कंपनीज रूल एंड अलाउड इट टू रिटेन द पोजेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी ऑन ट्रस्ट फॉर द ब्रिटिश क्राउन, ठीक है। तो ब्रिटिश क्राउन के नाम पर ये कंपनी रूल दोबारा कर रही थी और इसमें एक्सटेंशन इनको और मिल गई थी, ठीक है। एक ऑलरेडी हमारे हमने पहले जो किया था चार्टर जिसमें 20 ईयर्स के लिए एक्सटेंड हो गई थी, और उसके बाद अब फिर से इन्होंने जो एक्ट पास किया इसमें फिर और इन्होंने जो कंपनी है वो एक्सटेंड कर दी, ठीक है, ओके। सो बट इट डिड नॉट स्पेसिफाई एन पर्टिकुलर पीरियड अनलाइक द प्रीवियस चार्टर्स। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ कि उन्होंने देखो स्पेसिफाई नहीं किया, क्यों, क्योंकि उनको परमानेंट कब्ज़ा करना था, ठीक है, उनको वापस थोड़ा ना जाना था। तो इसलिए उन्होंने ये मेंशन ही नहीं किया इस चार्टर में कि कितने साल तक और ये कंपनी जो यहाँ पे रूल कर सकती है, ठीक है। तो ये भी एक इनका लूप होल है। एंड उसके बाद इट इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन इन लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये एक अच्छा जो स्टेप था फॉर आ इंडियन कि यहाँ पे इन्होंने लोकल रिप्रेजेंटेशन फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल में 6 न्यू लेजिस्लेटिव मेंबर्स जो होने चाहिए थे, और उसमें से उन्होंने कुछ इंडियन जो इंडियन हैं इंडियन जो हमारे हैं उनके लिए भी एक सीट्स रखी थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है, 4 मेंबर्स वर अपॉइंटेड बाय द, ठीक है, 4 मेंबर्स वर अपॉइंटेड बाय द लोकल गवर्नमेंट्स ऑफ मद्रास, बॉम्बे एंड बंगाल एंड आगरा, ठीक है। तो ये थे मेन, और बाकी 2 कौन थे, बाकी 2 ये जो थे ये हमारे उन्हीं के मेंबर्स थे, ठीक है, ब्रिटिश क्राउन के ही मेंबर्स थे। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसमें ये 2-3 चीज़ें कि इंडियन, एक तो ओपन इंडियन सिविल सर्विसेज को का जो
मौका था वो इंडियंस को दिया गया, ठीक है। एंड सेकंड जो यहाँ पे था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में हमारे इंडियन को रिप्रेजेंटेशन भी दी गई, ठीक है। चाहे थोड़ी थी बट ठीक है, कुछ उन्होंने मौका दिया। क्यों अब ये हो रहा था? क्योंकि वो बेसिकली वेस्टर्न जो एजुकेशन है वो प्रमोट कर रहे थे, तो वेस्टर्न एजुकेशन में इक्वालिटी ये सब थोड़ा इसीलिए उन्होंने मौका दिया। तो ये तो एक चीज़ हो गई, ठीक है। इसके थ्रू काफ़ी चेंजेस आने शुरू हो गए। अब देखिए नेक्स्ट आता है हमारा क्राउन्स रूल। जो क्राउन्स रूल है इसमें भी हमारे इंडियंस को बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलती है, तो ये बहुत अच्छी कोशिश होती है फॉर इंडियंस। तो यहाँ से क्या है कि हमारा इंडियन जो है वो स्ट्रॉन्ग होने शुरू हो जाते हैं कुछ कुछ, ठीक है। और ये हम देखेंगे कैसे कैसे वो अपनी यहाँ पे अपनी जगह बनाते हैं और कैसे कैसे ईस्ट इंडियन कंपनी को अबॉलिश करने की कोशिश चल रही होती है, ठीक है। तो देखिए ये कुछ ना आप हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे कुछ कुछ, और कुछ कुछ यहाँ पे भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये दोनों तरफ ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। हिस्ट्री में भी कई बार पूछ लिया जाता है, और पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू में ज़्यादातर फीचर्स एंड जो ये चार्टर्स में क्या क्या हुआ है वो आ जाता है, ठीक है। चलिए आज मैं कोशिश, थोड़ी सी ही मेरी कोशिश थी कि मैंने आज अपना कंपनी रूल कंप्लीट कर लिया है। जो नेक्स्ट हम करेंगे वो क्राउन्स रूल करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसमें भी बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो हमें रटने हैं, जैसे ड्यूअल गवर्नमेंट का हो गया, ठीक है। फिर रिजर्व्ड कैटेगरी, ट्रांसफर्ड कैटेगरी कौन से एक्ट में था, ये हो गया। लेजिस्लेटिव काउंसिल को और कितनी रिप्रेजेंटेशन मिली, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोविंशियल स्टेट्स को क्या क्या बेनिफिट्स मिले, तो ये सब हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में ना मोस्टली एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव, ठीक है, ये सब पॉलिटिकल यूजुअली जो रोल्स हैं वो सब मेंशन्ड हैं, ठीक है। तो अभी इंडिपेंडेंट इंडिया नहीं हुआ है, अभी ब्रिटिश क्राउन की बारी है, अब वो क्या हैंड ओवर अपने हाथ में ले लेगी सारा कुछ, ठीक है। तो ये हम सब करेंगे, तब तक आप अपना ये अच्छे से रिवाइज़ कीजिए, और मैं एक MCQ वाला वीडियो भी लेके आऊँगी आपके लिए। और जो मैं आप करंट अफेयर्स के जो आपके क्लासेस लगाऊंगी ना, वो प्योरली जो हमारे न्यूज़पेपर्स हैं उसके बेसिस पे होगा। ज़्यादातर द हिंदू के जो मैं न्यूज़ हैं वो कवर करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि देखिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स आते हैं ना हमारे स्टूडेंट्स के लिए, वो ज़्यादा ना न्यूज़पेपर ओरिएंटेड होते हैं। और कई बार क्या होता है कि बच्चों को आदत नहीं होती न्यूज़पेपर्स पढ़ने की, या उनको पता नहीं लगता कि क्या क्या इम्पॉर्टेंट है पढ़ना, ठीक है। तो उनके लिए मैंने क्या किया है कि थोड़े क्रिस्प नोट्स लेके उसके MCQs बना लिए हैं, सो दैट बच्चों को समझ आ सके कि न्यूज़पेपर में कैसे कैसे रीडिंग करनी है इन फ्यूचर, वो फर्दर जो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी तैयारी कर सके। तो मेरा ये मोटिव ये है कि न्यूज़पेपर की उनको तैयारी अच्छे से कराना, ठीक है। तो तब तक आप अच्छे से वीडियोस देखिए, अच्छे से इनको बार बार वीडियोस देख देख के रिवाइज़ कीजिए, ठीक है। टिल देन ऑल द बेस्ट एंड गुड लक, ठीक है। फिर मिलते हैं। थैंक यू।